मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टिविटी के ऊपर बेस्ड। रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के ऊपर हम डिस्कस करते आ रहे हैं। रजिस्टेंस क्या होती है, रजिस्टिविटी क्या होती है, और आज हम कर रहे हैं रजिस्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन। तो लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर। कोई कंडक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं दैट ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। एल उसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और आप बोलोगे एन जो है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी नंबर डेंसिटी है, आप ये कह सकते हो। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने पता है कि वो अपोजिट में मूव करते हैं हमेशा। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर। कोई कंडक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर। कोई कंडक्टर हमने कंसीडर कर लिया। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, एल इसकी लेंथ है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद अपोजिट में मूव करेंगे, और जिस एवरेज वेलोसिटी से वो मूव करते हैं उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव ये है। तो जिस अपोजिट वेलोसिटी से वो मूव करते हैं उसी को एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस एवरेज वेलोसिटी से वो मूव करे उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम निकाल के आए थे रिलेशन के अंदर। क्या रिलेशन आया था आपका? E/m इंटू रिलैक्सेशन टाइम। और उस E को हमने अलग फॉर्मूला ले लिया था, क्योंकि बिकॉज E इज इक्वल टू V/L, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ या चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो E को हमने कर लिया V/L में m इंटू रिलैक्सेशन टाइम। इक्वेशन नंबर 1 आगे हमारी। और इसी हिसाब से आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन भी निकाला था कि I इज इक्वल टू NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप यहाँ से अगर ड्राइव करोगे तो वो निकल जाएगी आपकी I/NE इंटू A के बराबर। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इक्वेशन 2 में भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। दोनों के वैल्यू को आप बराबर कर दो, कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशनों को। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को आप कंपेयर करोगे तो फिर जो रिलेशन आपका निकल जाएगा EV/LM इंटू रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू, इसके बराबर आ जाएगा ये I/NE इंटू A के बराबर। तो यहाँ से जो चीज़ अब आप अरेंज करोगे, मान लिया तो इस तरह से इसको अरेंज करो कि V और I को आप एक साइड में ले लो, तो ये हो जाएगा, यानी V/I अगर आप यहाँ पर लेके आओगे एक साइड में V/I, तो ML आपके ऊपर चले जाएंगे, NE² A इंटू रिलैक्सेशन टाइम आपका यहाँ पर बच जाएगा। क्लियर? लेकिन V/I जो है, बट V/I इज इक्वल टू R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। R इज द कॉन्स्टेंट फॉर रेजिस्टेंस, और R हमने रिलेशन निकाला था रो इंटू L/A। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो V/I है आपका, ये R के बराबर हुआ। तो R इज इक्वल टू ML/NE² ए रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान रहे हमने ओम्स लॉ में इसको R के बराबर पुट किया था, और ये R खुद है रो इंटू L/A के बराबर। तो इसकी वैल्यू और पुट कर लो, तो यहाँ से रिजल्ट निकल जाएगा रो इंटू L/A इज इक्वल टू ML/NE² ए रिलैक्सेशन टाइम। L से L कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका रजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन बच जाएगा M/NE² इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो ये आपका रिलेशन आ गया। तो ये है आपकी रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? एक्सटर्नल कंडीशंस के ऊपर। एक्सटर्नल कंडीशन है जैसे टेम्परेचर हुआ यहाँ, या फिर यहाँ पर नंबर डेंसिटी हुई, नंबर डेंसिटी और नंबर, कल भी हमने डिस्कस किया था कि क्या अफेक्ट पड़े एक दूसरे के ऊपर, अगर पूछ भी लिया जाए एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर। तो जो रजिस्टिविटी है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। क्लियर? क्योंकि जो टॉर्क होता है, जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ जिसको बोलते हो आप यहाँ पर, वो होता है हमेशा टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रजिस्टिविटी है आपकी किस किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो एक्सटर्नल कंडीशंस के ऊपर, टेम्परेचर प्रेशर की जो एक्सटर्नल कंडीशन है उस पर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, और जितना गुड कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उसकी रजिस्टिविटी भी उतनी ही कम होगी, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन में R इज इक्वल टू रो के बराबर निकाला हुआ है। फर्क दोनों में इतना कि ये आपकी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, ये डायमेंशन पे डिपेंड करती है। तो ये हमने रिलेशन का, तो यहाँ से एक रिलेशन और निकल के आ रहा है कि जो डेंसिटी है आपकी, जो रजिस्टिविटी है आपकी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है नंबर डेंसिटी के। इसका मतलब जितनी ज़्यादा नंबर डेंसिटी होगी उतनी कम उसकी रजिस्टिविटी होगी, उतना ही कम उसका विरोध हो रहा है। तो रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यहाँ से जो रजिस्टिविटी है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। क्यों होती है? क्योंकि जो रिलैक्सेशन टाइम है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखोगे आपका जो रिलैक्सेशन टाइम होता है टेम्परेचर के, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? कोलिजन में लिया गया समय। अब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है
तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब कोलिजन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहा है। जल्दी जल्दी कोलिजन का मतलब क्या है कि जो टाइम है कोलिजन में वो कम हो रहा है। अगर पहले के कोलिजन अगर मान लिया 0.5 सेकंड में हो रहा था और गति बढ़ने से फिर वो 0.4 सेकंड में आ जाएगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घट गया आपका। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर? टेम्परेचर। तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। और रिलेशन हम पढ़ चुके हैं कि जो रजिस्टिविटी है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये इसके इन्वर्सली है, ये खुद टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो रजिस्टिविटी होगी वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगी टेम्परेचर के। तो यहाँ से हमने एक्सप्रेशन किया था रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या होती है और किस पे डिपेंड करती है। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। जो भी रेजिस्टेंस की 7 यूनिट है ओम है, तो इसकी आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये सिंबल है आपने उल्टा कर दिया, या फिर पर ओम भी दिखा सकते हो इसको, या फिर ओम को आप महो भी, इसकी स्पेलिंग भी चेंज कर देते हैं कई बार। तो ये सारा मतलब रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वही कंडक्टेंस है, और जो रजिस्टिविटी है आपकी उसका जो रेसिप्रोकल है वो आपका कंडक्टिविटी है। रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। तो इसके 7 यूनिट ओम मीटर थी, तो इसकी उल्टी हो जाएगी, ओम की फिर पर ओम में चला जाएगा और पर मीटर हो जाएगा आपका। ये इसको साइमन में बोला गया है ओम को, क्योंकि पूरा नाम जॉर्ज और साइमन, ओम साइमन था इनका। तो रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी के बराबर आ गई, और यहाँ पर जो आपकी जो रजिस्टिविटी है आपकी रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी के बराबर थी यहाँ पर, और यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है वो रजिस्टिविटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कंडक्टेंस है वो इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनका ग्राफ हमने प्रिपेयर करना पड़ जाए मान लिया, तो ग्राफ प्रिपेयर करने से पहले हमने एक कंसेप्ट और पढ़ना पड़ेगा कि इनके ऊपर टेम्परेचर का क्या अफेक्ट है। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर? ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस के ऊपर उस टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब मान के चलते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ रेजिस्टेंस है उसकी, और उसके बाद हमने टेम्परेचर जितना बढ़ाया है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस के हिसाब से बढ़ रही है, तो ये हमने कुछ बातें इसके अंदर कंसिडर करनी पड़ेगी। तो लेट हम मान के चलते हैं कि R0 इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और RT मैनली रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस है वो R0 दिखा दी, और तो जो T डिग्री सेंटीग्रेड है उस पर रेजिस्टेंस हमने RT दिखा दी। यानी T का मतलब क्या है यहाँ पर? वो जो टेम्परेचर जो आपने बढ़ाया है, तो यहाँ से फाइनल माइनस के इनिशियल कर लो, अपने आप पता लग जाएगा कि रेजिस्टेंस उसकी चेंज कितनी हो रही है। तो फाइनल माइनस के इनिशियल अगर आप करोगे तो RT माइनस के R0, तो फाइनल माइनस की इंक्रीज इनिशियल, इसका मतलब क्या हुआ? यह है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस या चेंज इन रेजिस्टेंस इसको बोल रहे हो। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है जिसको आप R0 बोलते हो, इनटू पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जो आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी RT माइनस के R0 जो है आपका इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल रेजिस्टेंस की। भाई पहले ही अगर मान लिया 5 ओम रेजिस्टेंस थी, टेम्परेचर को और बढ़ा दिया तो 5 से ज़्यादा बढ़ेगी वो, लेकिन पहले 2 थी और बढ़ा दिया तो कम से कम इस बढ़े तो की वो, लेकिन इस 5 की तुलना में कम बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस गिवन है आपकी, जिसको आप ओरिजिनल रेजिस्टेंस भी बोलते हो 0 डिग्री के ऊपर, उसके हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो रेजिस्टेंस चेंज हो रही है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो इस ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान है इसको उठा के फिर ना कोई कॉन्स्टेंट लगाते हैं हम। तो RT माइनस के R0 इज इक्वल टू एल्फा इंटू में R0T। इस एल्फा, ये निशान एल्फा का ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इस एल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कफिशिएंट। टेम्परेचर कफिशिएंट, व्हाट इज टेम्परेचर कफिशिएंट? तो इसको आप इस साइड में ले आओ, तो एल्फा इज इक्वल टू RT माइनस के R0 पाई R0T। तो ये एल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कफिशिएंट। इसको आप यहाँ से डिफाइन करो कि इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ये इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कफिशिएंट। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कफिशिएंट। और जो टेम्परेचर कफिशिएंट है आपका, इट इज यानी अल्फा से मैंने जो रिप्रेजेंट किया है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव पाई जाती है, कंडक्टर्स बोलो मेटल्स बोलो। और अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है किसके लिए? सेमी कंडक्टर के लिए या फिर इंसुलेटर के लिए। ये जो टेम्परेचर कफिशिएंट हम यहाँ से करके आए, या फिर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के रिजल्ट यहाँ से और भी निकाल सकते हो। तो RT को मैं इस साइड में ले आऊँ, R0 को परली साइड में ले जाए कॉमन ले जाऊँ, तो ये रिलेशन आपका ये भी निकल जाएगा। RT इज इक्वल टू R0 इंटू में 1 प्लस के अल्फा T। टेम्परेचर कफिशिएंट क्या है? टेम्परेचर क्या है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी थी और कितनी टेम्परेचर राइज होने से वो आपकी इंक्रीज हो रही है। तो ये सारी बातें
यहीं से निकल के आती हैं। तो मेन चीज़ है टेम्परेचर कोफिशिएंट की, जो पॉजिटिव है कंडक्टर के लिए और नेगेटिव सेमीकंडक्टर के लिए। तो यहाँ से इस प्रश्न के ऊपर बेस्ड जो HBSC के जो हमारे एग्जाम है उसमें 100% बोलो या फिर 99% मैं बोलता हूँ कि एक MCQ क्वेश्चन उठ के आता है यहाँ से। और वो क्वेश्चन किस तरह से आता है कि व्हाट विल बी अफेक्ट ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तब या फिर डिक्रीज होगा तब। किसके ऊपर प्रभाव पूछा जाएगा, रेजिस्टेंस के ऊपर। वो रेजिस्टेंस कंडक्टर की हो सकती है या फिर वो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की हो सकती है। आमतौर पे कंडक्टर सेमीकंडक्टर ही पूछते हैं। तो यहाँ से इसका मैं जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की डायरेक्ट रिलेशन देता हूँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ये आप बेसिक बात याद रखना है इसकी। और जो सेमीकंडक्टर है आपका या फिर इंसुलेटर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। क्यों होती है, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है और सेमीकंडक्टर के लिए वो नेगेटिव पाया जाता है। जो अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका टेम्परेचर के चेंज होने से जो रेजिस्टेंस चेंज हो रही है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं आप। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई टेम्परेचर के, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा हो तो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा हो तो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ से अगर वो पूछेगा सेमीकंडक्टर आपका, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फिर रेजिस्टेंस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होगा 9th यूनिट में कि ऐसा क्यों होता है कि कंडक्टर के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, फिर सेमीकंडक्टर में कम पाए जाते हैं और इंसुलेटर में बिल्कुल भी नहीं होते, ये आपके जो मूव करते हैं। तो ये एक बैंड थ्योरी होती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की, वो सेमीकंडक्टर में आएगी। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस कंडक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेमीकंडक्टर की और इंसुलेटर की आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कई बार बच्चे को कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ से एक और पूछ लेता है कि व्हाट विल बी अफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, दोनों में पूछ लिया उसने। कंडक्टर की रेजिस्टेंस पे और कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा हो। तो नॉर्मली बात है टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी, और कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो फिर उसकी रजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि ध्यान से देखो R इज इक्वल टू रो, R इज इक्वल टू रो। क्लियर, इसका मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप ये भी कह सकते हो। तो रेजिस्टेंस अलग, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ये उस मेटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है, जो प्रभाव कंडक्टर की रेजिस्टेंस पे पड़ेगा वही प्रभाव आपका किसके ऊपर पड़ेगा, उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी पे। लेकिन ये बात की मैंने टेम्परेचर के केस में, अगर लेंथ को डबल या हाफ किया जाता है उस समय रेजिस्टेंस पे रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट पूछ ले, तो रेजिस्टिविटी पे उस स्टेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन एक्सटर्नल कंडीशन जैसे टेम्परेचर की थी उस पर डिपेंड कर रही है। और इतना याद रखो कि टेम्परेचर के केस में जो अफेक्ट रेजिस्टेंस पे होगा वही अफेक्ट रेजिस्टिविटी पे होगा। लेकिन इतना भी ध्यान रखना है कि कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सेमीकंडक्टर में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो इसके लिए नेगेटिव पाया जाता है। अगर इसी केस में अगर मैं बोलता कि अगर सेमीकंडक्टर होता तो टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, अगर सेमीकंडक्टर ही होता रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर पे क्या प्रभाव पड़ता, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता तो फिर ये इंक्रीज होती और इसके साथ साथ ये भी इंक्रीज होती। लेकिन अगर डायमेंशन चेंज होने से प्रभाव पड़ ले तो लेंथ का अपना पता ही है, L स्क्वायर में चला जाएगा। अगर आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो एरिया 1/a स्क्वायर में चला जाएगा ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग, क्योंकि लेंथ को डबल कर रहे हो तो एरिया नेचुरल अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर इन बात का ध्यान रखना है। अरे इसी के ऊपर एक अच्छा एक न्यूमेरिकल में ध्यान में कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस मान लिया 10 ओम है, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस, नई रेजिस्टेंस क्या होगी वो आपने निकालना है। कब, वह लेंथ विल बी डबल, जब लेंथ को डबल कर दिया जाए। तो इतना तो आप नेचुरल पता लगा सकते हो, लेंथ को डबल करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर का आया था, हमने निकाल लिया था। या फिर कह सकते हैं लेंथ डबल हो रही है, एरिया ऑफ हो रहा है, तो 2L फिर a/2, 2 ऊपर जाके फिर 4 बना देगा उसका, यानी 4 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन अगर वो क्लियर कर देता कि लेंथ डबल है, कीपिंग एरिया शुड बी कांस्टेंट, कई बार ये बोल देता कि एरिया शुड बी, एरिया कांस्टेंट है, तो फिर प्रभाव जो लेंथ पे होगा वही इसके ऊपर होगा। तो उस स्टेज के ऊपर आप फिर स्ट्रेचिंग वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, फिर आप डायरेक्ट लगाओगे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, लेंथ डबल तो एरिया डबल, लेंथ हाफ तो लेंथ डबल तो एरिया रेजिस्टेंस डबल, और लेंथ हाफ तो फिर रेजिस्टेंस भी उसकी हाफ, अगर वो एरिया को कांस्टेंट रख रहा है तो। और अगर ऐसा शब्द को यूज़ नहीं करता, वो ऐसी कोई लाइन यूज़ नहीं कर रहा, तो फिर आप अपने आप से करोगे कि जिस रेशियो में लेंथ बढ़ रही है उसी रेशियो में एरिया उसका घट रहा है। उस स्टेज के ऊपर रजिस्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये HBSC में 100% एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार ये
कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कंडक्टर और सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो, तो वो यहाँ से आप आंसर दोगे उसका।